हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 यूजीसी नेट पेपर 1 के जो एनालिसिस हमारा चल रहा है। तो पार्ट 3 में हमारे जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैथ का क्वेश्चन था, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 95%। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य था उसके विक्रय मूल्य का 95% है ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके बारे में पूछा था। तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, 5.26% इसका प्रॉफिट होगा। कैसे? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP बटे CP इंटू 100। तो SP जो हमने सेलिंग प्राइस माना वो 100 था, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस माना वो 95% ऑफ 100 यानी कि 95 उसका वो था और 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट निकलेगा आपका 5.26%। जैसे जैसे कैलकुलेशन ईजी कैलकुलेशन थी, आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, दैट्स आपका ईजी हो जाता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन था एक ताश वाले से हम लोग प्रोबेबिलिटी में लेके आते हैं। 4 पर्सन थे, ABCD आर प्लेइंग अ कार्ड गेम। A says to B, if I give you 8 cards you will have as many cards as C and I will have 3 cards less than C, and if I take 6 cards from C I will have twice as many cards of D. If B and D together have 50 cards, how many cards does A have? तो इसका आंसर जो था वो आपका 40 था एज आंसर ऑफ NT आंसर की। इसके बारे में मेरे पास सोल्यूशन नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया अभी तक, बट इसका आंसर आपका 40 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ही देन टर्न्स 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज द मैन फेसिंग नाउ। इसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एज अ मैप बना के एक सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति देख रहा है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो ये हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ की ओर है। तो अब हम इसकी दो चीज़ें कर लेते हैं। एक तो एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार घूमा, कितनी डिग्री है, और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी कई बार हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका पहली बार हुआ 90 डिग्री, ये रहा, ठीक है, एंड दैट 135 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में आपका टर्न करता है 270 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज में। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है, 225 डिग्री। ठीक है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग अंतर कर लेते हैं, डिफरेंस। तो 270 माइनस 225 आपका निकलेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 45 डिग्री अब किसका ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना किस तरह, मतलब आप इसको आंसर कैसे निकालेंगे। तो क्लॉकवाइज मैंने निकाला, एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन डिफरेंशिएट दोनों का, एंड दैट आपका 45 डिग्री निकला। ठीक है, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ का 45 डिग्री ये होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, दैट्स ए इजी ट्रिक, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, पहला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है अधिकतर, ये भी आप पता कर सकते हैं कितना कितना डिफरेंस था इसमें। तो अब देखते हैं कितना जोड़ने पर कितना आता है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 में आपका 7 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, एंड दैट आपका 15 में आपका 9, यानी कि आपकी जो 5, 7, 9 वाले नंबर जो रहते हैं, जो सिर्फ आवाज़ हैं, मतलब खुद ही से करते हैं, या कह सकते हैं कि 9 to 2 प्राइम और 35 इंटू 11 इज 24 इज 35 इन प्लस 30 यानी कि 48, एंड 48 प्लस 15 यानी 63। द आंसर है 63। ठीक, डिफरेंस चल रहा है 5 to 7 9, यानी 5 में 2 जोड़ा गया, 7 में 2, 9 में 2, 11 में 2, 13 में 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजन से रिलेटेड। तो कश्मीर इज कोडेड JJRGLHQ में। इसको समझने का तरीका बेसिक है कि आपको इसको मैंने इसमें बना दिया, आंसर इसका A है। मैंने ABCD को इस तरीके से आप लिख लीजिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। तो आपका था कश्मीर का कोडेड था JZRGLHQ। ठीक, अगर इसमें हम देखेंगे तो एक छोटा सा -1 हो रहा है। देखिए आप कैसे, K का जो कोड है वो 11 और J का जो कोड है आपका 10। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग माइनस करके नीचे आए तो देखा होगा 10 आएगा। A आपका 1
ये उल्टी सीधी चलती है तो हमारा आ जाएगा 26 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको लिखेंगे लखनऊ को LUCKNOW, ठीक है। और इसमें जो हम लोग इसका कोड बनाएंगे वो बनाएंगे के, यानी कि KTBJMNV, ऐसे समझ लीजिए JKL मतलब KLTUBCJKMNNOVW, इस तरीके से कोड इसका बना है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे रिगार्डिंग कंटेंट एनालिसिस के बारे में, द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ कौन कौन से कथन सही है। तो यह बहुत ही पारदर्शी शोध पद्धति है। यह कंटेंट यानी सामग्री विश्लेषण, प्रतिकृति और अनुवर्ती अध्ययन संभव नहीं है, इसमें ऐसा पूछ रहा है। यह सापेक्ष आसानी से एक निश्चित मात्रा में अनुदैर्ध्य विश्लेषण की अनुमति दे सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की असंरचित पाठ्य सूचनाओं को लागू किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे आंसर इसका 2 है। देखते हैं कैसे इसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं कंटेंट एनालिसिस की। कंटेंट एनालिसिस जो होता है हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान दोनों में काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग टेक्स्ट, मीडिया, संचार और अन्य डेटा स्रोतों के पैटर्न को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसे सोशल साइंस, मीडिया लिटरेसी या मीडिया इंटरेस्ट के लिए और पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज रिसर्च के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, एक बहुत ही पारदर्शी शोध पद्धति होती है। सामग्री विश्लेषण में ट्रांसपेरेंटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें रेप्लिकेबल आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। रेप्लिकेशन एंड फॉलो अप स्टडीज़ आर नॉट अ फिजिबल इन कंटेंट, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नहीं जो मतलब हो सकता है ऐसा, तो गलत है क्योंकि ये रेप्लिकेबल होता है, ठीक है। अलग अलग शोधकर्ता दोहराकर पुष्टि इसमें कर सकते हैं, ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें कहा नहीं हो सकता जबकि हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज है कि इट कैन अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस विद रिलेटिव केस। यह सापेक्ष आसानी से निश्चित मात्रा में अनुदैर्ध्य विश्लेषण की अनुमति दे सकता है क्या। तो सामग्री विश्लेषण ऐतिहासिक और समय सीमा यानी लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको समय के लिए, मतलब एक लंबे समय तक चलते हैं तब विभिन्न समय सीमा में एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण करना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल इसका उपयोग होता है। इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। क्या हम लोग मतलब जब स्ट्रक्चर्ड नहीं तब भी उपयोग कर सकते हैं, तो हाँ, जैसे कि हमारे स्रोत समाचार हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, इंटरव्यू, रिपोर्ट आदि पर इसका लागू किया जा सकता है। तो आपका सिर्फ एक इसमें स्टेटमेंट गलत था, वो ये था कि इसको नहीं कर सकते कि इसमें वो कर सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन मीन वाला। अब मुझे इसका एक्यूरेट मतलब नहीं पता है कि एक्सप्लेनेशन कैसे देना, बट मैंने इसका आंसर ऐड आपका कर दिया है। आंसर इस 4 इसका है, यानी कि ए का 4 होगा, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2 होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का इसमें फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। हम लोग करना है अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स फॉर गिवन डाटा सेट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ। और इससे जो पहले हमने क्वेश्चन के आपने देखा होगा कि अब पीएचडी वाले जो क्वेश्चन आते थे वो अब कुछ रेंज ऑफ बढ़ गए, तो आपको इस तरीके से भी आपको तैयारी अपनी करनी चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको ईजिली कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें पिछले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन ठीक ठाक बने थे। अब इसको समझने का मेरा तरीका ये है ये आपको समझाने का, जब हम लोग डेसिमल यानी दशमलव की बात करते हैं तो 7वां दशमलव, दशमलव में 10 होते हैं, तो आप इसको कर लीजिए 70, ठीक है, ठीक है। दशमलव में 70, मीडियन का मतलब होता है 50, यानी कि एक रेंज है उसमें मीडियन 50 का, ठीक है। थर्ड क्वार्टर, एक क्वार्टर जो होता है आपका, एक क्वार्टर होता है 25 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 है यानी 75 हो जाएगा, और 78% का मतलब होता है 78, ठीक है। इसको कह रहा है कि आप बढ़ते क्रम में लगाएं, तो सब छोटा कौन सा है इसमें बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें याद करने का ये था सर कि जो दशमलव होता है में 10 रहेंगे, ठीक। मीडियन में आपके 50 हमेशा रहेंगे, परसेंटाइल में जितना आएगा उतना ही नंबर रहेगा, और क्वार्टर जो आपका होता है, क्वार्टर ऐसे मान सकते हैं 25, 25, 25 और 25, 25 चौको 100, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड अ प्लेस दैट फोकस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड टू अ जनरल क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि एक टाइम प्लेस में सब कुछ कर रहे हैं बट जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, तो कौन सी रिसर्च होगी, यूनिवर्सल, एथिकल, स्पेसिफिक या क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर होगा स्पेसिफिक। जब उसमें स्पेसिफिक दे दिया है, देखिए स्पेसिफिक टाइम कीवर्ड उसी क्वेश्चन में था, आंसर उसी में, तो आपको बस ढूंढना है कि आपकी नज़र कहाँ तक पहुँच रही है क्वेश्चन की। एक्सप्लेनेशन इसके लोग कर लेते हैं। जो हमारे स्पेसिफिक रिसर्च होती है वो अनुसंधान होता है जो एक विशेष समय, स्थान और एक यानी सिंगल क्वेश्चन पर केंद्रित होता है, ना कि जनरल प्रिंसिपल पे। कह सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन को उठाया, उसी पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित है।
इस प्रकार का शोध आमतौर पर व्यावहारिक समस्याओं यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए किया जाता है और जनरलाइजेशन जो निर्देशित नहीं होता है। ठीक है। स्पेसिफिक रिसर्च का क्या है कि स्पेसिफिक रिसर्च करती है सिंगल क्वेश्चन, लोकेशन एंड टाइम बाउंड होती है, डज नॉट हैव टू ब्रॉड जनरलाइजेशन बट रेदर सॉल्विंग स्पेसिफिक इशू। यानी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है पर्सनली मान लेते हैं तो उसी पे काम करेगी पूरा टाइम के साथ में, बॉन्डिंग के साथ में, उसको जनरलाइज नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एक्सलेक एंड जनवरी 2024 में, इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड्स इन स्पेसिफिक स्कूल में देना, ये एग्जांपल है इसके कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्कूल में एक टीचिंग मेथड का उपयोग करना है तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं तो इस तरीके से। स्पेसिफिक रिसर्च होती है हमारी विशिष्ट समय स्थान और मुद्दे पर केंद्रित होती है। यूनिवर्सल रिसर्च होती है हमारी व्यापक और सामान्यीकृत निष्कर्ष निकालने वाली होती है। ठीक है, जनरलाइजेशन। एथिकल रिसर्च होती है अनुसंधान के नैतिक पहलुओं पर केंद्रित होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है हमारी वो अवलोकन और गैर सांख्यिक डेटा पर आधारित होती है। तो अगर हम इसे याद करना चाहें तो सारी रिसर्च में टॉपिक है, कीवर्ड है, तो आपको आगे से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो ईजिली आप उसको समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर असेस्ड विद अ स्पेसिफिक क्वेश्चनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। एक किसी व्यक्ति को शुरुआत में क्वेश्चनरी दिया गया, प्रश्नावली, बट द रिसर्चर चेंज द क्वेश्चन फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट सो दैट पार्टिसिपेंट डू नॉट रिपीट द सेम आंसर। ठीक है, व्हाट कुड बी पोटेंशियल थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी इन द स्टडी। हुआ क्या, जब पहले दिया था पर उसने प्रश्नों को बदल दिया। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि प्रतिभा की, जिससे क्या है कि उत्तर दोहरा ना सकें, रेडिसन नहीं कहते, क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, उसको चेंज कर दिया। तो कौन सी इसमें जो खतरा हो सकता है कि इसमें दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम ऐसे कहते हैं हम, थ्रेट होते हैं कुछ प्रकार के, जब हमारी रिसर्च में कंप्लीटेशन में जाती है तब हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस के बाद जब लोग प्रोसेस में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब इसका बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर एक है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन यानी माप यंत्रण का खतरा रहता है। जो इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रेट होता है जब उत्पन्न होता है जब शोध अध्ययन में डाटा संग्रह जैसे प्रश्नावली, परीक्षण विधि, स्केलिंग तकनीक का समय साथ बदल जाते हैं, चीज़ें बदल गई। ठीक है, इस केस में शोधकर्ता प्रत्येक मूल्यांकन यानी असेसमेंट में प्रश्न बदल रहा है जिससे प्रतिभागियों के उत्तर में बदलाव हो सकता है, भले ही उनका वास्तविक दृष्टिकोण ना बदला। क्वेश्चन का फ्रेमिंग वही है, मतलब अर्थ वही निकलेगा बट उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग बदल दिया जिससे कि आंसर वाला रिपीट ना कर सके। इससे अध्ययन की आंतरिक बातें यानी इंटरनल वैलिडिटी प्रभावित होती है क्योंकि विभिन्न प्रश्न अलग अलग उत्तर उत्पन्न कर सकते हैं जिससे निष्कर्षों की तुलना करना कठिन हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आता है तो इंटरनल वैलिडिटी सबसे बड़ा कॉज इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि जो हम लोग जनरलाइज कर देंगे तो वो एक्सटर्नल वैलिडिटी का आएगा, और जब हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो हमारा जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है उसमें हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंटरनल वैलिडिटी में आपका आएगा। अध्ययन की वैधता प्रभावित होती है इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर करते हैं तो डेटा संग्रह की विधि बदल रही है और समान प्रतिभागियों से भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर उत्तरों की तुलना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंतर हो जाता है। यदि एक असेसमेंट में प्रतिभागियों से उनके तनाव स्तर के बारे में सीधा प्रश्न पूछा जाए, उदाहरण लेगा तो आप कितना तनाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगली बार एक अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जाए आपके हालिया कारोबार ने आपके मूड को कैसे प्रभावित किया, तो उत्तर अलग अलग हो सकते हैं भले ही प्रतिभागी का वास्तविक तनाव स्तर समान हो। अब यही क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि इसी क्वेश्चन में कि आपका टेंशन कितनी है, आपको मतलब परेशानी कितनी हुई, और उस दिमाग पूछ रहा है आपने जो भी कार्य किया उससे आपको परेशानी कितनी है, तो आपके उत्तर में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हमारा कॉम्प्रिहेंशन जो रह गया था तो कॉम्प्रिहेंशन का आपको इसको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं कि जो ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन बना था और इजी थे, आप कर सकते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। When did the Industrial Revolution begin? In the 20th, in the 12th, in the middle of 18th century, in the middle of the 19th century? तो इसका आंसर इस 3 है। 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था इसका शुरुआत। पैराग्राफ में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर कोल कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज डिक्रीज रिमेंड एंड चेंज। ना ही बढ़ा है ना ही ज़्यादा हुआ, लुप्त हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात है। आप ये बात कर रहा है उस सेंचुरी की 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो दैट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हेन डिड कोल बिगिन टू रिप्लेस वुड एज अ मेजर फ्यूल। पश्चिमी दुनिया में प्रमुख ईंधन के तौर पर कोयले ने लकड़ी को कब प्रतिस्थापित करना शुरू किया। तो आंसर इसका 4 है, इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में ये बदलने लगा था, लकड़ी की जगह कोयले का इस्तेमाल होने लगा था। चाइना एंड इंडिया स्लो ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, फास्ट ग्रोइंग या डेवलप्ड या फिर गतिहीन या रुद्ध हैं। तो तीव्र गति से करने वाली अर्थव्यवस्था ये तो सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग कोल। तो मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि ये आपको खुद सॉल्व करने चाहिए क्योंकि ये इजी होते हैं और इनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं होती है। कोयले के संबंध में क्या सत्य पाया गया है? मानव इतिहास पर कोयले का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, सही है।
वाष्प इंजन को शक्ति देने के लिए कोयले का प्रयोग होता था, सही है। कोयले की विभिन्न कोटियाँ पाई जाती हैं, सही है। और सेवा प्रदाता कंपनियाँ बिजली के उत्पादन में कोयले का उपयोग नहीं करती, यही गलत आपका स्टेटमेंट होगा 4। तो हमारे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैथ हो गई, रिसर्च हो गई और 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका लगभग ओवरऑल सारा कंप्लीट हो चुका है पेपर 1 का। और जिससे आपको कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए तो उनका मुझे नहीं एक्सप्लेनेशन मिला, इसलिए सही मैंने नहीं कराया, गलत नहीं कराना मुझे, जितना मुझे मिला मैंने आपको कराया। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें। वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।